1930 के दशक की बात है। मानव इतिहास का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, एक ऐसा साम्राज्य जिसके पास मशीन गनें थीं, आधुनिक नौसेना के बड़े बड़े जहाज थे। और लाखों सैनिकों की एक विशाल फौज भी थी, जिसके बारे में तो ये कहा जाता था कि वहां कभी सूरज डूबता ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन वही विशाल साम्राज्य अचानक मुट्ठी भर मिट्टी और नमक के सामने पूरी तरह से लाचार हो गया। मतलब ये किसी जादुई कहानी जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल किसी फैंटेसी जैसा लगता है, लेकिन ये एक बहुत ही ठोस ऐतिहासिक सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जिसने दुनिया भर में शक्ति और ताकत की जो पूरी परिभाषा थी ना, उसे ही बदल कर रख दिया। सही बात है। और आज के इस गहरे विश्लेषण में, जहां हम द सोल ऑफ सत्याग्रह, गांधीज डिफाइंस ऑफ एम्पायर और उससे जुड़े कई ऐतिहासिक दस्तावेजों की चर्चा कर रहे हैं, हम इसी चीज को समझेंगे। हम इस अदृश्य हथियार के पीछे का जो विज्ञान है कि कैसे अहिंसा ने काम किया, उसी को खंगालने वाले हैं। क्योंकि देखिए, हम अक्सर ताकत को हथियारों और डर के चश्मे से ही देखते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि कैसे एक बिना हथियार वाले डेविड ने, मतलब एक दुबले पतले इंसान ने, एक महाकाय गोलियत जैसे साम्राज्य को वैचारिक रूप से धराशायी कर दिया। मैं कहूंगी कि इस पूरी ऐतिहासिक घटना का जो सबसे बड़ा रहस्य है ना, वो यही है कि ये कभी पारंपरिक हथियारों की लड़ाई थी ही नहीं। मतलब ये एक अलग ही मैदान में लड़ी जा रही थी। बिल्कुल, ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और रणनीतिक युद्ध था, जिसे हम अहिंसा और सत्याग्रह का नाम देते हैं। अच्छा। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता हथियारों से ज्यादा इस खौफ पर टिकी थी कि अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसे बहुत ही हिंसक तरीके से कुचल दिया जाएगा। वो डर का माहौल बना के रखते थे। हाँ। लेकिन जब सामने से उस खौफ को ही खारिज कर दिया गया, मतलब लोगों ने कह दिया कि हम डरते ही नहीं है, तो उस विशाल साम्राज्य का पूरा तंत्र ही चरमरा गया। उनकी पूरी जो एल्गोरिदम थी वो ही बिगड़ गई। तो इस अदृश्य हथियार के जन्म को समझने के लिए मुझे लगता है दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया के उस मशहूर ट्रेन यात्रा का जिक्र करना जरूरी है। हाँ, 1893 की वो घटना जो पोरबंदर में पैदा हुए और इंग्लैंड में पढ़े एक युवा वकील के साथ घटी थी। हम सब ने पढ़ा है कि फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद केवल नस्ल और रंगभेद के कारण उस भारतीय वकील को ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था। पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन की वो बहुत ही ठंडी रात थी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो उस अन्याय के बाद दी गई प्रतिक्रिया है। विज्ञान में एक शब्द होता है कैटलिस्ट या उत्प्रेरक, जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है। हाँ, जो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया की पूरी दिशा ही बदल देता है। वो ठंडी रात एक ऐसा ही कैटलिस्ट थी। मतलब आमतौर पर जब किसी के साथ ऐसा अन्याय होता है तो वो इंसान गुस्सा होता है, बदला लेना चाहता है। ये तो एक बहुत ही स्वाभाविक सी इंसानी फितरत है। तो फिर उस व्यक्तिगत अपमान को एक रणनीतिक हथियार में कैसे बदल दिया गया? एक छोटी सी चिंगारी ने इतना बड़ा रूप कैसे ले लिया? मैं यही कहूंगी कि यही वो बिंदु है जिसने पूरे इतिहास को एक नई दिशा दी। जब किसी के साथ घोर अन्याय होता है तो पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि भाई ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। बिल्कुल, हर कोई यही सोचता है। लेकिन सत्याग्रह का निर्माण इस बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक समझ पर हुआ था। विचार ये था कि अगर आप हिंसक व्यवस्था से लड़ने के लिए खुद ही हिंसा का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं। एकदम सही, आप उसी हिंसक चक्र में फंस जाते हैं। इस विचार ने एक व्यक्तिगत अपमान को एक वैश्विक सिद्धांत में बदल दिया। ये सिर्फ कोई बदला लेने की भावना नहीं थी, बल्कि ये उनके पूरे सिस्टम को चुनौती देना था। हाँ, ये ब्रिटिश साम्राज्य की उस मूल सोच को चुनौती देना था जो मानती थी कि वे अपनी ताकत के दम पर लोगों में खौफ पैदा कर सकते हैं। मतलब उनका जो पूरा व्यापार था वो खौफ का ही व्यापार था। बिल्कुल। और जब आप शोषक को ये दिखा देते हैं कि आप उससे डरते नहीं हैं, तो उसकी आधी ताकत तो वहीं खत्म हो जाती है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। मतलब ये तय कर लिया गया था कि लड़ाई तो होगी, लेकिन दुश्मन के बनाए नियमों पर बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, नियम हम खुद तय करेंगे। तो जब 1915 में भारत वापसी हुई तो ये रणनीति एक बहुत बड़े पैमाने पर लागू होने वाली थी, क्योंकि भारत में ब्रिटिश हुकूमत के कड़े कानून थे, किसानों पर बहुत भारी टैक्स लगा हुआ था, आम जनता पूरी तरह से पिस रही थी। हाँ, लेकिन उस विशाल साम्राज्य के सामने सीधे टकराव करने के बजाय एक बहुत ही अलग तरह की युद्ध की तैयारी शुरू हुई। और उस अलग तरह के युद्ध का पहला बड़ा स्वरूप हमें 1920 के असहयोग आंदोलन में देखने को मिलता है, जिसे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं।
ये वो समय था जब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ था, है ना? हाँ बिल्कुल। देखिए, उस समय तक पूरी दुनिया में यही माना जाता था कि सत्ता को केवल सैन्य ताकत से ही उखाड़ फेंका जा सकता है। बंदूक का जवाब बंदूक से। लेकिन इस आंदोलन ने एक बहुत ही बुनियादी और तार्किक सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये था कि कुछ हजार ब्रिटिश अधिकारी करोड़ों की आबादी वाले इतने बड़े देश पर राज कर कैसे रहे हैं। संख्या बल तो उनके पास था ही नहीं। एकदम नहीं था। तो इसका सीधा सा जवाब था खुद भारतीयों के ही सहयोग से, चाहे वो उनके दफ्तर हों, उनकी अदालतें हों या फिर उनके बनाए गए कपड़ों का बाजार हो। सब कुछ हमारे ही लोगों से चल रहा था। हाँ, तो रणनीति यही थी कि जब सारा ढांचा हमारे सहयोग से चल रहा है तो वो सहयोग ही वापस ले लो। और यही वो मास्टर स्ट्रोक सामने आता है। मतलब अगर कोई साम्राज्य हमारे ही सहयोग और हमारे ही पैसों पर टिका है तो सहयोग को खींच लेना ही सबसे बड़ा हमला है। बिल्कुल। लेकिन ये इतना आसान तो नहीं रहा होगा ना। मतलब अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ना, अपनी आजीविका दांव पर लगाना और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, ये बहुत ही बड़ा त्याग था आम लोगों की तरफ से। और इन सब का सीधा असर तो अर्थव्यवस्था पे पड़ा होगा, क्योंकि स्रोतों में हमने पढ़ा है कि उस समय मैनचेस्टर की कपड़ा मिलों को बहुत भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। देखिए, इसे केवल एक नैतिक या राजनीतिक विरोध समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये दरअसल ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ पर किया गया एक बहुत ही सटीक प्रहार था। उनकी जो इकोनॉमी थी उसी पे सीधा वार था। हाँ, जब पूरे भारत में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और स्वदेशी को अपनाया गया तो ब्रिटेन की मिलों का निर्यात रातों रात औंधे मुंह गिर गया। उनके तो होश उड़ गए होंगे। साम्राज्य के प्रशासकों के भीतर सच में खलबली मच गई थी। जो साम्राज्य हर छोटे बड़े विद्रोह को बंदूकों और तोपों से दबाने का आदी था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस शांतिपूर्ण बहिष्कार का क्या करें। बिल्कुल, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस चीज से कैसे निपटाया जाए। ये एक ऐसी चोट थी जिसका उनके पास सच में कोई इलाज नहीं था। ये स्थिति तो एकदम हवा में मुक्का मारने जैसी हो गई ना। मतलब सत्ता और ताकत का पूरा प्रशिक्षण ही ये होता है कि अगर कोई बंदूक उठाए तो उसे सामने से गोली मार दो। हाँ, मिलिट्री ट्रेनिंग तो यही सिखाती है। लेकिन जब लाखों लोग सामने खड़े हों, काम करने से मना कर दें, लाठियां खाएं लेकिन पलट कर हाथ न उठाएं, तो एक हिंसक साम्राज्य अपनी ताकत दिखाए तो दिखाए किस पर? वो एकदम बेबस हो गए थे। ये हवा में मुक्का मारना तो उन्हें अंदर ही अंदर मानसिक रूप से बहुत खोखला कर रहा होगा। मैं कहूंगी कि हवा में मुक्का मारने का ये जो उदाहरण है ना, ये उस समय की असम्मित युद्ध या जिसे हम असिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं, उसकी रणनीति को एकदम सटीक रूप से दर्शाता है। असिमेट्रिक वॉरफेयर, हाँ। साम्राज्य का पूरा ढांचा इस बात पर निर्भर था कि विद्रोह हिंसक होगा और वो उस विद्रोह को अपनी बड़ी सेना से कुचलकर खुद को सही साबित कर देंगे। वो दुनिया को कहेंगे कि देखिए ये लोग हिंसक हैं, हमें शांति बनाए रखने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। बिल्कुल। लेकिन सत्याग्रह ने उनकी इस पूरी व्यवस्था को ही शॉर्ट सर्किट कर दिया। उनकी चाल उन पर ही भारी पड़ गई। हाँ, जब आप निहत्थे और शांतिपूर्ण लोगों पर लाठियां बरसाते हैं जो आप पर पलटवार भी नहीं कर रहे हैं, तो आप केवल अपना नैतिक अधिकार या लेजिटिमेसी खोते हैं। दुनिया की नजरों में आप विलन बन जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक हार थी उनके लिए। ब्रिटिश अधिकारी इस बात से बुरी तरह बौखलाए हुए थे कि उनका जो खौफ है वो अब काम क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बात सच में बहुत हैरान करती है। लाठी खाना, शारीरिक पीड़ा सहना और पलटकर वार ना करना, ये बहुत मुश्किल है। हाँ, ये तो इंसानी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के एकदम खिलाफ है। हर इंसान खुद को बचाना चाहता है। इतने बड़े जनसमूह को अपनी उस फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को दबाने के लिए कैसे तैयार किया गया होगा? इसके लिए एक बहुत ही कड़े आत्म अनुशासन की जरूरत थी। सत्याग्रहियों को ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझाई गई थी कि उन्हें पलटकर वार नहीं करना है। हाँ, उन्हें बताया गया था कि उनकी असली जीत दुश्मन को शारीरिक चोट पहुंचाने में नहीं है, बल्कि दुश्मन की अंतरात्मा को झकझोरने में है और दुनिया के सामने उनका असली चेहरा लाने में है। बिल्कुल, पूरी दुनिया के सामने उनके क्रूर चेहरे को उजागर करने में है। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। इसमें बहुत समय लगा होगा। ये डर पर विजय पाने का एक बहुत ही गहरा सामूहिक प्रशिक्षण था, एक तरह की मानसिक ट्रेनिंग। और ऐसी सामूहिक प्रशिक्षण और अथाह धैर्य का जो सबसे बड़ा परीक्षण है वो 1930 में हुआ। हाँ, दांडी मार्च के समय। क्योंकि आर्थिक बहिष्कार और असहयोग ने अपना काम किया था। बिल्कुल। लेकिन किसी भी लंबे आंदोलन में एक थकान आ सकती है। लोग थक जाते हैं, उनका उत्साह कम होने लगता है। बिल्कुल। तो कुछ ऐसा चाहिए था जो सिर्फ चीजों को छोड़ने के बारे में ना हो, बल्कि कुछ ऐसा हो जिस पर हर इंसान का बुनियादी और प्राकृतिक हक हो।
कुछ ऐसा जो हर घर से जुड़ा हो। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है नमक की। 1930 का दांडी मार्च। दांडी मार्च को अगर कोई केवल 240 मील की एक लंबी पैदल यात्रा समझता है तो वो इसकी रणनीतिक गहराई को कम आंक रहा है। वो सिर्फ एक यात्रा नहीं थी। नहीं, ब्रिटिश सरकार ने नमक उत्पादन पर अपना एकाधिकार कर लिया था और उस पर बहुत भारी टैक्स भी लगा दिया था। मतलब कोई आम इंसान अपना नमक खुद नहीं बना सकता था? हाँ, और जब इस यात्रा की घोषणा हुई तो प्रशासन को और यहाँ तक कि कई भारतीय नेताओं को भी लगा कि ये क्या मजाक है। लोगों को लगा होगा कि इतने बड़े साम्राज्य से लड़ने के लिए नमक। बिल्कुल, उन्हें लगा कि इतने बड़े साम्राज्य को चुनौती देने के लिए क्या केवल नमक ही मिला है। सच कहूं तो मुझे भी अजीब लगता है। विरोध करने के लिए उस समय ढेरों काले कानून थे, जमींदारी प्रथा थी, इतना भारी लगान था, बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर विरोध हो सकता था। लेकिन नमक को चुनना, मैं कहूंगा कि ये जनसंपर्क और रणनीति का एक अविश्वसनीय मास्टर स्ट्रोक था। नमक पर टैक्स लगाना ऐसा है जैसे किसी की हवा या सांस पर टैक्स लगा देना। बहुत ही सटीक तुलना है ये। क्योंकि चाहे कोई कितना भी अमीर हो या गरीब हो, किसान हो या व्यापारी हो, हिंदू हो या मुसलमान, नमक तो सबकी रसोई का एक अभिन्न हिस्सा है ना। बिना नमक के तो गुजारा ही नहीं है। तो इस एक कदम ने एक बहुत ही जटिल राजनीतिक लड़ाई को सीधे हर आम इंसान की थाली और उसकी भावना के साथ जोड़ दिया। और मैं मानती हूँ कि यही इस चुनाव की सबसे बड़ी रणनीतिक खूबी थी। इसने तत्कालीन वाइसराय और ब्रिटिश सरकार को एक ऐसे धर्म संकट में डाल दिया जहां से निकलना उनके लिए लगभग असंभव था। एक तरह का डायलेमा खड़ा कर दिया उनके लिए। हाँ। आप खुद सोचिए, अगर वे समुद्र किनारे बैठे निहत्थे लोगों को एक मुट्ठी नमक बनाने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं या उन पे लाठियां चलाते हैं तो वो दुनिया की नजरों में बहुत बुरे दिखेंगे। बिल्कुल। तो पूरी दुनिया की नजरों में वे बेहद क्रूर, लालची और बेवकूफ साबित होते हैं। और अगर वो गिरफ्तार नहीं करते हैं तो वे कमजोर और असहाय दिखते हैं। ऐसा लगता कि उनका कानून कोई भी तोड़ सकता है। मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी। हाँ, ये सिर्फ एक नमक कानून को तोड़ने की बात नहीं थी। ये दरअसल साम्राज्य को उनके ही बनाए जाल में फंसाने की बिसात थी। और यहाँ पर दुनिया भर की मीडिया का रोल भी बहुत बड़ा हो जाता है। मुझे वो वेब मिलर जैसे अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों की रिपोर्ट्स याद आती हैं। हाँ, उनकी रिपोर्ट्स ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था। जब उन्होंने धरसाना और दांडी से दुनिया को ये बताया कि कैसे शांति से नमक कानून तोड़ रहे लोगों पर पुलिस ने बेरहमी से लाठियां बरसाईं। लोगों के सिर फूटे, लेकिन किसी ने हाथ तक नहीं उठाया। तो इसने रातों रात ब्रिटिश हुकूमत की बची कुची साख को एकदम मिट्टी में मिला दिया। न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक के अखबारों के पहले पन्ने पर सिर्फ यही खबर थी। पूरी दुनिया हैरान थी ये सब देखकर। ये तो पूरी तरह से ऑप्टिक्स की लड़ाई थी। मतलब जो दुनिया को दिख रहा था वो साम्राज्य के लिए बहुत खतरनाक था। निश्चित रूप से सविनय अवज्ञा या सिविल डिसोबीडियंस का यही सबसे बड़ा और धारदार हथियार था। आप अपनी मॉरल हाई ग्राउंड नहीं छोड़ते। बिल्कुल, जब आपके अपने देश के नागरिक या अमेरिका और यूरोप के बड़े अखबार आपके प्रशासन की खुलेआम निंदा करने लगे तो आप केवल तोपों के दम पर राज नहीं कर सकते। आपकी सत्ता की नींव हिल जाती है। दांडी मार्च ने ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी दुनिया के सामने नैतिक रूप से एकदम नंगा कर दिया। उन्होंने अपनी वो जो छद्म छवि थी ना, वो सिविलाइजिंग फोर्स वाली छवि, हाँ, जिसमें वे खुद को एक सभ्य बनाने वाले के रूप में पेश करते थे, वो पूरी तरह से खो दी। तो इस भारी जन जागरण और प्रतीकात्मक जीत के बाद ऐसा लगा जैसे पूरा देश अब किसी बड़े और निर्णायक प्रहार के लिए तैयार हो चुका है। और वो समय आया 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। दुनिया भर में भारी राजनीतिक और सैन्य उथल-पुथल मची हुई थी और यहाँ भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। क्विट इंडिया मूवमेंट। हाँ, और यहाँ एक नारा गूंजा जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, करो या मरो, डू और डाई। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल था। लेकिन जरा रुकिए, मैं यहाँ इस रणनीति को थोड़ा चुनौती देना चाहता हूँ। मतलब जब हम अब तक की रणनीति को देखते हैं तो उसमें बहुत शांति दिखती है। हाँ, उसमें अपार धैर्य, सहनशीलता और एक धीमी प्रक्रिया दिखती है। फिर अचानक से ये करो या मरो वाला लहजा। आपको लगता है कि ये थोड़ा अलग था? ये बहुत अधिक आक्रामक लगता है। एक तीव्र और आर पार की लड़ाई का संकेत लगता है। क्या इतने दशकों के धैर्य का जो बांध था वो अब टूट चुका था? क्या उस शांतिपूर्ण रणनीति को किनारे किया जा रहा था? मैं कहूंगी कि यह एक बहुत ही प्रासंगिक और गहरा सवाल है। पर देखिए, करो या मरो का मतलब रणनीति को हिंसक बनाना कतई नहीं था। अच्छा, तो फिर इसका क्या मतलब था? अहिंसा के मूल सिद्धांत से कोई भी समझौता नहीं हुआ था। इसका वास्तविक अर्थ यह था
कि अब हम पूर्ण आजादी के अलावा किसी भी छोटे मोटे समझौते पर राजी नहीं होंगे। मतलब अब कोई डोमिनियन स्टेटस या आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए। बिल्कुल, हम इसके लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देंगे, अपनी जान तक दे देंगे, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये हिंसा का बुलावा नहीं था? नहीं, ये धैर्य का टूटना नहीं था। मैं इसे उस आंदोलन की परिपक्वता कहूंगी जहां जनता का संकल्प अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। और इसका असर इतना जबरदस्त था कि ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से घबरा गई और उन्होंने रातों रात सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। हाँ, उन्होंने सोचा होगा कि नेतृत्व खत्म कर देंगे तो आंदोलन बिखर जाएगा, लोग डरकर अपने घर बैठ जाएंगे। लेकिन यहाँ तो एकदम उल्टा ही हो गया। बिल्कुल। नेतृत्व के बिना भी ये आंदोलन कैसे खुद ब खुद चलता रहा, इसके पीछे असल में क्या तंत्र काम कर रहा था? मैं कहूंगी कि यही तो उन दशकों के जमीनी काम का नतीजा था, जो ट्रेनिंग लोगों को मिली थी, जो माइंडसेट बदला था उनका। हाँ, जब बड़े नेता जेल गए तो आंदोलन रुका नहीं, बल्कि वो एक तरह से ऑटो पायलट मोड में आ गया। जनता ने खुद ही कमान संभाल ली। आम लोगों, छात्रों, किसानों और महिलाओं ने आंदोलन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए गुप्त रेडियो स्टेशन चलाए गए, जैसे वो उषा मेहता द्वारा संचालित सीक्रेट कांग्रेस रेडियो। बिल्कुल, उस रेडियो ने पूरे देश को एक साथ जोड़े रखा। कई गांवों और जिलों में तो, जैसे बलिया और सतारा में, हाँ, वहां तो समानांतर सरकारें खड़ी कर दी गई थीं। एकदम सही। वहां ब्रिटिश प्रशासन को पूरी तरह से बेदखल कर दिया गया और जनता ने अपना प्रशासन खुद चलाना शुरू कर दिया। मतलब ये अब केवल नेताओं के भाषणों या अपीलों का मोहताज नहीं रह गया था, ये भारत के हर आम इंसान की अपनी एक व्यक्तिगत लड़ाई बन चुका था। हर कोई इस लड़ाई का हिस्सा था। और इसके साथ ही उन वैश्विक परिस्थितियों को भी नहीं भूला जा सकता। द्वितीय विश्व युद्ध ने भी ब्रिटिश साम्राज्य की कमर बुरी तरह तोड़ दी थी। उनका बहुत पैसा खर्च हो चुका था इस युद्ध में। एक तरफ उनका खजाना खाली हो रहा था, सेना पूरी तरह से थकी हुई थी, और दूसरी तरफ भारत में ऐसा जन विद्रोह फैल चुका था जिसे किसी भी तरह शांत नहीं किया जा सकता था। बिल्कुल। इन दोनों परिदृश्यों ने, मतलब एक तो वैश्विक युद्ध का भारी आर्थिक और सैन्य दबाव, और दूसरा भारत के भीतर जनता का अड़िगा संतोष। हाँ, इन दोनों ने मिलकर वो काम कर दिया जो कुछ दशक पहले बिल्कुल असंभव लगता था। ब्रिटिश सरकार को अंततः ये गणित समझ आ ही गया कि अब यहाँ टिकना मुश्किल है। हाँ। उन्हें समझ आ गया कि जिस देश के करोड़ों लोग प्रशासन का कोई भी हुक्म मानने से पूरी तरह इनकार कर दे, उन पर राज करना आर्थिक, सैन्य और प्रशासनिक रूप से अब मुमकिन रह ही नहीं गया है। और अंततः वो ऐतिहासिक दिन आया, 15 अगस्त 1947। एक ऐसा महासाम्राज्य जिसके पास बेतहाशा ताकत थी, उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। ये केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, ये इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण था कि दुनिया में जो असली शक्ति है वो केवल बंदूकों की नली से नहीं निकलती। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष भी यही है कि भौतिक ताकत आपको डरा सकती है, कुछ समय के लिए आप पर हावी हो सकती है, हाँ, लेकिन विचार, सत्य और नैतिक साहस की ताकत हमेशा अधिक मजबूत और स्थायी होती है। सत्याग्रह ने दुनिया को युद्ध और विरोध का एक बिल्कुल नया विकल्प दिया था। एक ऐसा रास्ता जो पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसा विकल्प जिसने आगे चलकर दुनिया भर में मार्टिन लूथर किंग जूनियर से लेकर नेल्सन मंडेला तक नागरिक अधिकारों के कई बड़े आंदोलनों को रास्ता दिखाया। ये वाकई इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो बार बार ये याद दिलाता है कि सबसे बड़े और खूंखार हथियारों की काट अक्सर सबसे साधारण, अनुशासित और अहिंसक तरीकों में ही छुपी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत ही गहरा और विचारणीय बिंदु है जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। वो क्या? उस समय का जो साम्राज्य था वो भौतिक था, मतलब वो दिखाई देता था, उसके सैनिक थे, उनकी वर्दी थी, हाँ, एक विजिबल दुश्मन था। लेकिन अगर हम आज के समय की बात करें तो हमारे चारों तरफ अदृश्य साम्राज्य खड़े हो गए हैं। आपका मतलब टेक्नोलॉजी और डिजिटल दुनिया से है? हाँ, आज गलत सूचनाओं या मिस इन्फॉर्मेशन का एक विशाल और खतरनाक जाल है। एल्गोरिथम का राज है और कई आधुनिक आर्थिक असमानताएं हैं जो बिना किसी हथियार के लोगों की आवाज को दबा रही हैं। ये तो बहुत ही प्रासंगिक बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के इन आधुनिक और अदृश्य साम्राज्यों को चुनौती देने के लिए भी एक नए तरह के सत्याग्रह की जरूरत है? एक डिजिटल सत्याग्रह। बिल्कुल। बिना कोई हथियार उठाए, सिर्फ सत्य के आग्रह से क्या डिजिटल युग के इन विशालकाय साम्राज्यों को हराया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इन ऐतिहासिक दस्तावेजों से निकलकर सीधे आज के दौर को चुनौती देता है। मैं कहूंगी कि एक बहुत ही शानदार विचार है।
क्योंकि इतिहास हमें केवल अतीत की घटनाओं की जानकारी नहीं देता। वो हमें आगे का रास्ता भी दिखाता है। हाँ, वो हमें भविष्य की लड़ाइयों के लिए नए नजरिए और नए हथियार भी देता है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए ये सोचने का एक बहुत ही अच्छा विषय है। तो इसी विचार के साथ आज के इस गहरे विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। एक साधारण से संकल्प ने कैसे पूरी दुनिया का नक्शा और सोच बदल दी, ये बात हमें हमेशा विचार करने पर मजबूर करती रहेगी।